Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी में लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। देखिए, जो भी बीएड का स्टूडेंट होता है तो फर्स्ट ईयर में उसको प्रैक्टिकल में दो उसके जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लेसन प्लान की फाइल बनानी होती है और एक लेसन फाइल जो होती है आपकी उसमें कम से कम 15 आपके लेसन प्लान होने चाहिए। और जो आपके पेडागॉजी के एग्जाम होते हैं उसमें जो है दोनों पेडागॉजी के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है लेसन प्लान का। लेकिन बच्चों को यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ना तो बच्चों को लेसन प्लान बनाना आता है ना ही एग्जाम में, इसीलिए वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो बिल्कुल गलत ढंग से वो जो है लिखते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेसन प्लान बताने वाली हूँ। आपको इतने अच्छी तरीके से आ जाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बहुत आराम से इसे समझा सकते हैं। तो आज का जो हमारा हिंदी का मैं लेसन प्लान बता रही हूँ उसका जो टॉपिक है वो मैंने नाउन लिया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कि किस तरह से हमें लेसन प्लान बनाना होता है। देखिए, लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेसन प्लान के 14 जो है मेन सेक्शन बिंदु होते हैं कि जिन सेक्शन बिंदु पे हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो आपको ये 14 पॉइंट, ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए और ये सीरियल वाइज होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने लिखा है बिल्कुल उसी तरह से आप उसे लेसन प्लान में लिखते हैं। ये लेसन प्लान का जो आपका पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए एक ये वाली स्लाइड दी है। तो इसमें 14 आपके शिक्षण बिंदु आ रहे हैं या 14 इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं तो उसमें कक्षा और पाठ का संक्षिप्त विवरण देते हैं। मैं इन सभी 14 को अभी आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इनके से पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आप कक्षा और जो आप पाठ पढ़ाने वाले हैं, जैसे हम इसमें संज्ञा पढ़ाने वाले हैं तो हम संज्ञा का बारे में बताएंगे। फिर आप सामान्य उद्देश्य बताते हो, उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य बताते हो। फिर आप बच्चों का पूर्व ज्ञान कि उन्हें कुछ नॉलेज भी है या नहीं उसे चेक करते हो। फिर जब आप क्लास में जाते हो तो पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं आप क्लास में गए और आपने बोलना शुरू कर दिया। आप बच्चों को समझाने के लिए कोई पिक्चर भी लेके जा सकते हो, कोई मॉडल भी लेके जा सकते हो, कोई ग्राफ भी लेके जा सकते हो। तो ये सब क्या है, आपकी सहायक सामग्री। फिर आप प्रस्तावना मीन्स आप इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आता है, फिर विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद प्रकरण का स्पष्टीकरण, फिर दोबारा से विकासात्मक प्रश्न, फिर प्रकरण का स्पष्टीकरण। तो ये जो 8 से 11th है तो आपने देखा हमने 2 बार इसको रिपीट किया, विकासात्मक प्रश्न 8th में और फिर 10th में फिर विकासात्मक। विकासात्मक के साथ 9th में प्रकरण का स्पष्टीकरण, उसी तरह से 11th में फिर हमने प्रकरण का स्पष्टीकरण लिखा। ये मैं बता देती हूँ कि हमने ये 2 बार क्यों रिपीट किया। देखिए, जब आप क्लास में जाके किसी लेसन को बताते हैं तो ये नहीं कि आपने लेसन शुरू किया और पूरा उसे एंड तक खत्म करेंगे। आप उस लेसन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो जिससे कि बच्चों को समझना आसान हो जाए। तो आपने लेसन को जितने पार्ट में बांटा है उतने ही पार्ट के लिए आपने, जैसे आपने 2 पार्ट में बांटा है तो पहले उस पार्ट से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे, फिर दूसरे पार्ट के लिए विकासात्मक प्रश्न फिर प्रकरण का स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, अगर आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो आप यहाँ पे एक बार और रिपीट करेंगे विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण का स्पष्टीकरण। तो अब आपको पता चल गया कि ये विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण का स्पष्टीकरण ये दोनों एक साथ चलेंगे।
तो लेसन को आपने जितने भागों में समझाना चाह रहे हो उतने ही बार ये आपका रिपीट होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर लास्ट में आपका जो है श्यामपट्ट कार्य, कि आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, जो भी समझाया, उसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, जिससे कि बच्चे उसे फिर अपनी नोटबुक में उतारते हैं। फिर आप मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो भी पढ़ाया है। मूल्यांकन में आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, रिविजनरी क्वेश्चन, कि बच्चे को ये आता भी है जो हमने समझाया है या नहीं। फिर आप उसे गृह कार्य या होमवर्क करने के लिए दे देते हैं। तो ये 14 पॉइंट आपके कवर होते हैं। ये सब बिल्कुल क्लियर हो गए? अगर आपको ये 14 पॉइंट बस लिखने आ गए तो फिर आपकी समझिए आधी लड़ाई आपने लेसन प्लान की जीत लिए। आपको आधी नॉलेज हो गई है कि पाठ योजना कैसे बनानी है। तो आपके जो ये सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री तक आपका जो है, ये अगर आप ग्रामर का कोई भी पोर्शन ले रहे हैं तो उसमें सब में ये सेम सी रहती है, सिर्फ टॉपिक के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है। इसी तरह से श्यामपट्ट कार्य से गृह कार्य, हल्के से लैंग्वेज चेंज करनी है, बाकी सब कुछ इसमें सेम रहता है। तो आपने एक लेसन प्लान, आज मैं संज्ञा का बता रही हूँ, तो आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के पॉइंट जो है किसी भी लेसन प्लान में आप लिख सकते हैं। उसी तरह से 12th से लेके 14 तक के भी किसी में लिख सकते हैं, सिर्फ टॉपिक के हिसाब से आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। अब जो स्पष्टीकरण है, जैसे मैंने यहाँ पे संज्ञा लिया है, अब संज्ञा को मैंने, संज्ञा का जो टॉपिक में पढ़ा रही हूँ उसे मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक तो पहले संज्ञा की डेफिनेशन बताई है पहले पार्ट में, फिर संज्ञा के प्रकार बताए हैं। तो पहला जो स्पष्टीकरण है 9th, उसमें तो मैं संज्ञा की डेफिनेशन बताऊंगी, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और फिर जो 11th में दोबारा से स्पष्टीकरण है, उसमें मैं संज्ञा के प्रकार बताऊंगी। जो बच्चे को पता है वो लिख सकता है। तो इसमें कोई भी बहुत हार्ड चीज नहीं है, सिर्फ आपको 8th और 10th जो विकासात्मक प्रश्न है वो अपने मन से बनाने होते हैं, हर टॉपिक के हिसाब से। जैसे मैं आज संज्ञा का बता रही हूँ तो संज्ञा के तो विकासात्मक प्रश्न मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके विकासात्मक प्रश्न आपको खुद बनाने होते हैं। तो एक तरीके से आपको जो 6 पॉइंट है प्रस्तावना के प्रश्न, 8 पॉइंट है, फिर आपका 10th पॉइंट है, सिर्फ इसमें विकासात्मक प्रश्न आपको बनाने हैं। बाकी मोर और लेस आपका हिंदी का कोई भी लेसन प्लान बनाए, सब में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। ठीक है? तो ये थे पाठ योजना के मुख्य शिक्षण बिंदु क्या है। तो पाठ योजना करने से पहले सबसे पहले आप इन्हें सीरियल वाइज आपको ये पता होने चाहिए। तो एक बार आंखें मीच के आपको 2 बार आप इनको रिवाइज कर लेना। तो जब आप आगे का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ योजना। देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया था आपको, कक्षा और पाठ का संक्षिप्त विवरण, कि इसमें आपको बताना है कि आप कौन सी क्लास में गए और क्या पढ़ा रहे हो। तो वो आपका इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में देखिए, तो सबसे पहले इसमें आएगा क्लास, कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो। आप जरूरी नहीं, मैंने 6 लिखा है, 6 का बी सेक्शन लिखा है, आप 5th भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7th भी ले सकते हो, 8th भी ले सकते हो, आप अपने मन से कोई भी क्लास, क्योंकि 8th तक को पढ़ाने जाते हो आप, तो कोई सी भी क्लास यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर उस क्लास में कौन सा कालांश, कालांश का मतलब होता है कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हो, प्रथम पीरियड लिया है आपने, द्वितीय लिया है, तृतीय लिया है, चतुर्थ लिया है, तो जो पीरियड है आप उसमें अपने मन से लिख सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने प्रथम लिखा है तो आप भी प्रथम लिखेंगे, आप कोई सा भी पीरियड लिख सकते हो। फिर उस पीरियड की अवधि कितनी थी, 35 मिनट होती है जनरली स्कूलों में, तो इसलिए हम इसमें 35 मिनट डाल देते हैं। तो अब आप देखिए, जो सीधे हाथ पे आपके 3 वो दे रखे हैं, सबसे पहले क्लास, क्लास में कौन सा पीरियड लिया और उस पीरियड की अवधि क्या थी, तो ये आपको मेरे साथ साथ ही याद हो गए। अब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसमें आप दिनांक लिख देंगे सबसे पहले, कि कौन सी डेट को आप ये लेक्चर लेने वाले हैं क्लास में, तो वो डेट लिख दी। फिर आपने लिया, जैसे हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो आपने विषय में लिख दिया हिंदी। अब उप विषय में क्या होता है, हिंदी में भी आपने जब हिंदी की किताब देखी होगी आपने देखा होगा कहीं तो कहानियां होती हैं, कहीं पे पोएम्स होती है और कहीं पे ग्रामर सिखाई जाती है। तो हिंदी के अंदर भी बहुत सारे उप विषय हो जाते हैं।
तो अगर आप कहानियों के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हो तो आप उप विषय में लिख दोगे गद्य। गद्य का मतलब है जो कहानी की फॉर्म में होते हैं। अगर आप किसी पोयम के बारे में लेसन प्लान बना रहे हो तो आप उप विषय में लिख दोगे पद। पद का मतलब है कि पोइट्री से रिलेटेड है। तो विषय हिंदी हो गया, उप विषय गद्य या पद। अगर आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक ले रहे हो, जैसे संज्ञा ले लिया आपने, सर्वनाम ले लिया, विशेषण ले लिया, वचन ले लिए, समास ले लिया आपने, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ले लिए, तो ये सब क्या है, व्याकरण के टॉपिक। तो आप इनमें उप विषय में क्या डाल दोगे, व्याकरण। प्रकरण का मतलब होता है आप किस टॉपिक पे पढ़ा रहे हो। तो जैसे मैंने आपका ये संज्ञा का लेसन प्लान बना रही हूँ तो आप यहाँ पे संज्ञा लिख दोगे। अगर आप विशेषण पे बता रहे हो तो आप विशेषण लिख दोगे। अगर आप वचन पे बना रहे हो तो आप यहाँ पे वचन लिख दोगे। अगर आप संधि पे बना रहे हो तो आप यहाँ पे संधि लिख दोगे। तो पहला जो आपका पेज है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले हमने ली क्लास, क्लास में कौन सा पीरियड और उसकी अवधि क्या है। फिर उल्टी साइड में हमारी दिनांक, कौन सी दिनांक को लेक्चर ले रहे हैं। फिर हमने जो है विषय कौन सा लिया, उस विषय में कौन सा उप विषय लिया, फिर उप विषय में हमने एक्चुअली में कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु क्या था, वो था सामान्य उद्देश्य। मीन्स कि एक सामान्य उद्देश्य का मतलब है कि हम नॉर्मली हर बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं हिंदी में। तो देखिए, जब आप हिंदी सिखाते हैं तो आपका सामान्य उद्देश्य क्या होगा कि हिंदी भाषा के ज्ञान सिखाया जाए कि हिंदी में कितने अल्फाबेट होते हैं, कैसे आपकी जो उसमें संज्ञा आती है, कैसे सर्वनाम आता है। तो यही तो हिंदी भाषा का ज्ञान है। तो आप बच्चों में हिंदी भाषा ज्ञान की वृद्धि कर रहे हो। जब आप हिंदी भाषा को सिखा रहे हो तो दूसरा उद्देश्य हो जाता है कि छात्रों को शुद्ध भाषा आनी चाहिए। ये नहीं वो गलत ग्रामर का यूज करें, वो गलत वाक्य बना रहे हैं, वो गलत संज्ञा शब्दों को यूज करें। तो उनको शुद्ध भाषा भी आनी चाहिए। फिर अगर आपने व्याकरण पढ़ा रहे हो तो व्याकरण के नियम आपको बताने आने चाहिए। तो आप व्याकरण के नियम बता रहे हो। फिर जब आप सिखाते हो, लेसन प्लान में कुछ भी बोलते हो आप, तो नए नए वर्ड बोलते हो, तो जिससे बच्चों का जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, वो उसकी बढ़ती है। तो आपका एक और उद्देश्य क्या हो जाता है, शब्दकोश। लास्ट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। मीन्स जब आप बच्चों को लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, लास्ट में रिवीजन के क्वेश्चन पूछोगे। तो आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सामान्य उद्देश्य क्या क्या हुए, हिंदी भाषा के ज्ञान की वृद्धि करना, फिर शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखलाना, फिर व्याकरण के नियमों से अवगत कराना, शब्दकोश को विकसित करना और कल्पना शक्ति का विकास करना। तो ये हो गए कि हम बच्चों को जब हम सिखाने जा रहे हैं तो क्या हमारे सामान्य उद्देश्य है। तो व्याकरण से रिलेटेड अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया है, चाहे आपने सर्वनाम लिया, चाहे वचन लिए, चाहे समास लिए, चाहे कारक लिए, चाहे आपने संधि ली, सब में आप ये सामान्य उद्देश्य सेम लिख सकते हो। तो आपने एक बार कर लिए, आप हर लेसन प्लान में जितने भी मर्जी बनाइए, आप 15 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, सब में आप ये लिख सकते हो अगर आपने ग्रामर का कोई भी टॉपिक लिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। पहले सामान्य उद्देश्य लिख लिए, अब विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है अब हम टॉपिक पे आते हैं। हम क्या सिखा रहे हैं इस लेसन प्लान में, संज्ञा को। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम संज्ञा से रिलेटेड क्या नॉलेज दे रहे हैं ये लिखेंगे। जैसे हम संज्ञा का अर्थ बता रहे हैं, फिर हम संज्ञा के प्रकार बताएंगे, फिर हम संज्ञा के शब्द बताएंगे कि संज्ञा कौन कौन से शब्दों को संज्ञा में आते हैं, फिर हम संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण देंगे। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य कि जो हमारा टॉपिक है वो हम समझाना चाह रहे हैं, तो उसको आप विशिष्ट उद्देश्य में लिख दोगे। अब देखिए, अगर किसी बच्चे ने विशेषण का टॉपिक लिखा तो विशिष्ट उद्देश्य, अब आप इसी को चेंज कर दीजिए लैंग्वेज को। यहाँ मैंने लिखा है संज्ञा से अवगत कराना, तो आप लिख दीजिए विशेषण से अवगत कराना। फिर सेकंड में विशेषण के प्रकारों का बोध कराना, थर्ड में विशेषण शब्दों से परिचित कराना, फोर्थ में विशेषण के उदाहरण देना। तो आपने एक बार संज्ञा में देख लिया विशिष्ट उद्देश्य कैसे है। तो ग्रामर का, व्याकरण का कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, सिर्फ आपको संज्ञा की जगह विशेषण लिखना है। अगर कोई बच्चा सर्वनाम ले रहा है तो उसे संज्ञा की जगह सर्वनाम ले रहा है लिखना है। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य में भी आपको
कोई बहुत चीजें याद नहीं करनी है, बहुत कुछ सोचना नहीं है, आप आराम से किसी भी टॉपिक का लिख सकते हैं। अब थर्ड आता है इसमें पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम ये देखते हैं कि बच्चों को क्या आता है। तो हम देखते हैं क्या बच्चों को संज्ञा शब्दों की जानकारी है। जैसे आपको पता है संज्ञा में कोई भी स्थान आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को ये भी पता है स्थान किसे कहते हैं, व्यक्ति किसे कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि छात्र संज्ञा शब्दों की जानकारी रखते हैं। अगर आप विशेषण वाला लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इसमें लिख दिए कि छात्र विशेषण शब्दों की जानकारी लिख सकते हैं। अगर हम वचन के ऊपर बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए क्या छात्र वचन की जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान का क्या मतलब होता है, जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चे पहले से कुछ जानते हैं या नहीं, वो आपको एक लाइन में लिखनी है। तो पूर्व ज्ञान भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब फोर्थ आता है शिक्षण सामग्री। देखिए, जो क्लास में बच्चे जाते हैं, अच्छा टीचर वही होता है जो ऑडियो विजुअल एड दोनों को लिखता है, मतलब दृश्य सामग्री भी देता है और सुनाता भी है। क्योंकि जब बच्चा किसी चीज को देखता है तो देखने का उसके दिमाग पे बहुत जल्दी और बहुत परमानेंट असर होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को देखिए, जब आप उन्हें ABCD सिखाते हैं, आप मुंह से बोलेंगे ए, तो बच्चों को इतना समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप ए की कोई पिक्चर दिखाओगे या आप बच्चे को एप्पल सिखा रहे हो और जब आप एप्पल की पिक्चर दिखाते हो तो बच्चों के एकदम दिमाग में आ जाता है, अच्छा एप्पल ऐसे होता है, रेड कलर का होता है, इसकी शेप ऐसे होती है। तो बच्चा देख के जल्दी सीखता है। तो इसीलिए शिक्षण सामग्री में दो तरह की टीचर सामग्री यूज करता है। विशिष्ट सामग्री में वो चार्ट बना के लेके जा सकता है, वो कोई चित्र लेके जा सकता है जो कि वो क्लास में बच्चों को दिखाए। तो आप कोई सा भी इसमें बना रहे हो हिंदी का लेसन प्लान, तो आप चार्ट और चित्र तो इसमें लिख ही सकते हैं। फिर सामान्य सामग्री। सामान्य में क्या है, जो जनरली हर टीचर यूज करता है। जैसे जब आप जाओगे क्लास में, आपका ब्लैक बोर्ड होगा, श्यामपट होगा, उस पर लिखने के लिए चौक होगा और रब करने के लिए डस्टर होगा। तो ये हो गई आपकी सामान्य सामग्री की श्यामपट है, चौक है, डस्टर है। तो इसका मतलब आपको अब सामान्य उद्देश्य बहुत अच्छे से पता चल गए किसी भी लेसन प्लान के लिए। विशिष्ट उद्देश्य पता चल गए। पूर्व ज्ञान अब आप कुछ भी लिख सकते हो। शिक्षण सामग्री में भी यही चीजें आप लिख सकते हो। तो आपको कितने भी लेसन प्लान बना रहे हैं, आप सब इन चीजों को आराम से लिख सकते हो। अब हमारा जो होता है, अब इसमें हम लेसन प्लान का प्रस्तावना वाले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने लेसन प्लान को जो है 6 कॉलम में बांटा है। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, फिर हम व्यवहारिक उद्देश्य लिखते हैं, फिर हम छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखते हैं, फिर छात्र क्रियाएं लिखते हैं, उसके बाद हम शिक्षण विधि लिखते हैं, फिर हम लास्ट में मूल्यांकन। तो ये कोई भी लेसन प्लान बनाए, ये 6 के 6 कॉलम आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। आंख मीच के मेरे साथ रिपीट करिए। पहला शिक्षण बिंदु है, फिर हमारा उद्देश्य क्या सिखाने का, तो उसे हम बोल देते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। फिर छात्र अध्यापक की क्रियाएं, इसमें छात्र के साथ अध्यापक भी जोड़ा गया है, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे हो तो आप एक तरीके से छात्र हैं, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो ट्रेनिंग में, तो उस वक्त आप अध्यापक बन जाते हो। तो इसीलिए आपको छात्र अध्यापक कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं से क्या मतलब है कि जो प्यूपल टीचर है, जब वो स्कूल में जाके पढ़ा रहा है तो वो क्या क्या काम कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है। फिर है आपका छात्र क्रियाएं। छात्र का मतलब है जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो छात्र की क्रियाएं। फिर आपका आता है शिक्षण विधि, कि आप कौन सी शिक्षण विधि को अपना रहे हो पढ़ाते समय। आपको पता है बहुत सारी शिक्षण विधि होती है। एक तो व्याख्यान विधि होती है, एक कथन विधि होती है, एक प्रश्नोत्तर विधि होती है, एक लेखन विधि होती है। तो इस तरह से बहुत सारी विधियां होती हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आप कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर लास्ट में होता है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन पे जो भी आप टोटल पढ़ाते हो, तो उस टोटल पढ़ाई में आपने क्या सीखा, वो बच्चों ने क्या सीखा, उसका जज करने के लिए आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो लास्ट में आपके मूल्यांकन में आते हैं। तो आपको 6 के 6 ये कॉलम पता चल गए। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर हमारा बच्चों को सिखाने का क्या व्यवहारिक उद्देश्य है, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या है, फिर छात्रों की क्रियाएं क्या है, फिर हमारी शिक्षण विधि क्या है, और लास्ट में आपका होता है मूल्यांकन। तो अब हमारा
शिक्षण बिंदु में मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य आपके आते हैं, फिर पूर्व ज्ञान, फिर सहायक सामग्री। उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, बच्चों का प्रस्तावना लिख दिया शिक्षण बिंदु में। शिक्षण बिंदु में 14 पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। तो अब हमारा पॉइंट आया प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना होता है इंट्रोडक्शन, शुरुआत। तो शुरुआत में हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को कितनी पुरानी नॉलेज है, उसे कुछ आता भी है या नहीं, तो उसके हम पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। ये आप जो है कोई सा भी लेसन प्लान बनाएं उसमें ये एज इट इज लिख सकते हैं, आपको कोई अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब है छात्र अध्यापक क्रियाएं। अब टीचर ने जो था, जो प्यूपल टीचर था, उसने शिक्षण विधि में एक आपको क्या दिखाया, चित्र दिखाया। ठीक है, अब आपने सहायक सामग्री में लिखा था कि चित्र, तो आप एक चित्र लेके गए हो, ये चित्र एक स्कूल का है, आप बच्चों के सामने ये चित्र रख देते हो और आप ये स्कूल जो है दिखाते हो बच्चों को कि ये बच्चों क्या चीज है। अब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो वहां पे कोई चित्र तो लेके जाओगे नहीं, आपको तो कॉपी में लिखना है, तो आप अपने हाथ से एक स्कूल बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपने स्कूल का चित्र दिखाया, अब आप बच्चों से 3-4 क्वेश्चन पूछोगे और छात्र विज्ञान में बच्चे उन प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या हुआ, आपने कहा आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं, तो बच्चों ने एकदम देखते ही बता दिया कि हम स्कूल का चित्र देख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चों ने कहा हम गाजियाबाद में रहते हैं। फिर टीचर ने एक और प्रश्न पूछा कि आप स्कूल आते समय क्या क्या सामान लाते हैं, तो बच्चों ने उत्तर दिया, बच्चों को पता था कि हम बैग लाते हैं, पेंसिल लाते हैं, किताब लाते हैं, कॉपी लाते हैं। कोई बच्चा ये भी कह सकता है हम लंच बॉक्स लेकर आते हैं। कुछ भी जो बच्चों का आंसर आपको लगता है वो आप लिख सकते हो। फिर फोर्थ क्वेश्चन में हमने पूछा कि गाजियाबाद, किताब, कॉपी शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं। अब उन्हें ये तो पता है कि गाजियाबाद में हम रहते हैं, हमारे पास किताब कॉपी होती है। अब टीचर ने देखा कि इन्हें संज्ञा के बारे में पता भी है या नहीं, तो उन्होंने पूछा इन शब्दों को क्या कहते हैं। अब बच्चों को तो आज संज्ञा सीखेंगे, उन्हें उससे पहले तो संज्ञा का ज्ञान नहीं है, तो छात्र कोई भी जवाब नहीं देते। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रस्तावना में सिर्फ आपको ये जो छात्र अध्यापक क्रियाएं इनके क्वेश्चन बनाने हैं। आप चाहे 3 क्वेश्चन बना लें चाहे 4 बना लें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 4 ही बनाने हैं। ठीक है, उत्तर तो जब आपने क्वेश्चन बना लिया, आप बच्चे क्या उत्तर देंगे वो आप आराम से छात्र क्रियाओं में लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं यही आपको पूछने हैं, आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आप सुबह सुबह 8 बजे कहाँ पर आते हैं, तो बच्चे कह सकते हैं स्कूल में आते हैं। मैंने आपसे पूछा स्कूल आते समय आप क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं, आप पूछ सकते हो क्लास में आप क्या देखते हो, तो बच्चा लिख सकता है श्याम पट देखते हैं, चौक देखते हैं, डस्टर देखते हैं और अपने फ्रेंड्स को देखते हो। ठीक है ना, तो आप इसमें क्वेश्चन कुछ भी बदल सकते हो। फिर आपने ये जो क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन कैसे ये बनाए है प्रस्तावना, क्योंकि संज्ञा में हम किसी व्यक्ति के नाम को या किसी वस्तु के नाम को बताते हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन ऐसे बनाए जिसमें हमारे वस्तुओं के नाम आ रहे हो या किसी स्थान के नाम आ रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप विशेषण, वचन, समास हो तो उसका छात्रों की पूर्व नॉलेज चेक करने के लिए आप वो क्वेश्चन बना सकते हैं। बस ये छात्र अध्यापक क्रियाएं आपकी अलग होगा, छात्र क्रियाएं में तो आप आंसर आराम से लिख सकते हो, बाकी आपका सेम से ही रहना, थोड़ा बहुत आप जो है टॉपिक के हिसाब से चेंज कर देंगे। अब प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन। ये बहुत ही इजी है। उद्देश्य कथन में सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उद्देश्य कथन। फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो भी आप टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक का परिचय बच्चों को दे रहे हो, तो आप लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु जो कि हमारी क्या है संज्ञा, उसका परिचय देना। अगर आप विशेषण कर रहे हो तो आप संज्ञा की जगह विशेषण लिख दोगे, अगर आप वचन पढ़ाना जा रहे हो तो आप संज्ञा की जगह वचन लिख दोगे। तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी यही रहेगा। फिर छात्र अध्यापक एक उद्देश्य कथन बोलेंगे, वो बच्चों से बोलेंगे कि आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो ये भी पता है आपको संज्ञा का अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा संज्ञा का लेसन प्लान है। अगर आपका सर्वनाम का लेसन प्लान है तो आप लिख दोगे कि आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। और जब आप बोल रहे हो तो छात्र उस वक्त तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आप छात्र क्रियाओं में लिख दोगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
अब ये तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, अभी आपने कुछ लेक्चर नहीं लिया, कुछ समझा नहीं रहे हो, सिर्फ आपने बोला है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कथन विधि। तो शिक्षण विधि भी होगी। मूल्यांकन हम सबसे लास्ट में करते हैं, इसलिए मूल्यांकन में कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो उद्देश्य कथन, अब आप कोई सा भी लेसन प्लान बनाए, आप आराम से टॉपिक के हिसाब से हल्का फुल्का आपको चेंज करना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, विकासात्मक प्रश्न। अब आपका 8th जो शिक्षण बिंदु जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था वो विकासात्मक प्रश्न है, तो आप यहाँ पे डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो आप नया ज्ञान बच्चों को दे रहे हो, आप संज्ञा बता रहे हो, तो उसका प्रसार करना, मतलब उसको फैलाना बच्चों में, तो छात्रों में नवीन ज्ञान का प्रसार करना। आप कोई भी टॉपिक पे बना रहे हो लेसन प्लान, हर एक में आप यही लिख सकते हो। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या होंगी? छात्र जो है, अब आपको बताना है कि संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को कहते हैं। तो आप बच्चों से जो है 2-3 चीजें पूछेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्थान भी पता है कि स्थान क्या होता है, वस्तु भी पता है बच्चों को, या व्यक्ति भी पता है। तो इसीलिए आपने शिक्षण विधि में श्यामपट्ट विधि का यूज किया है और प्रश्नोत्तर विधि का। आपने श्यामपट्ट पे 3 लाइनें लिख दी कि सोनू आगरा जाता है, मोनू स्कूल जाता है, यह तुम्हारा बैग है। तो आपने ये श्यामपट्ट पे लिख दिया, तो इसलिए इसे हमने नीचे लिखा, हमने श्यामपट्ट विधि को यूज किया। अब ये जो श्यामपट्ट पे लिखा है, इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। तो आपने यहाँ पे 2 विधियां यूज कर रहे हो, एक तो श्यामपट्ट विधि और दूसरी प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण विधि आ गया। अब आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उससे रिलेटेड आपने क्या क्वेश्चन पूछे? आगरा किसका बोध कराता है? तो बच्चों को पता है कि आगरा एक जगह है, तो बच्चे बता सकते हैं आगरा एक स्थान है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा मोनू किसका बोध कराता है? तो आप बच्चों को पता है अगर मोनू एक व्यक्ति है, तो उन्होंने बोला मोनू एक व्यक्ति है। फिर आपने प्रश्न पूछा बैग किस शब्द का बोध कराता है? तो बच्चों ने कहा बैग एक वस्तु है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे, 3 के आंसर बच्चों ने दे दिए। फिर आपने 4th क्वेश्चन पूछा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? आपने इनडायरेक्ट संज्ञा की डेफिनेशन पूछ ली, तो लेकिन बच्चों को अभी संज्ञा तो सीखी नहीं है, उन्हें ये तो पता है कि आगरा एक जगह है, मोनू एक व्यक्ति है, बैग एक वस्तु है, लेकिन अभी उन्हें संज्ञा के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए छात्रों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इस विकासात्मक प्रश्न में आप अपनी इमेजिनेशन पावर लगाएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं वो हर टॉपिक के हिसाब से आप विशेषण पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम का लेसन प्लान बना रहे हैं, वचन का बना रहे हैं, कारक का बना रहे हैं, संधि का बना रहे हैं, उसी हिसाब से सिर्फ आपको इस वाले में छात्र अध्यापक क्रियाएं में चेंज करने हैं। छात्र क्रियाओं में तो उत्तर लिखना है, वो तो आपने एक बार क्वेश्चन बना लिए, तो उनके उत्तर भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न भी हो गए। अब आता है, मैंने आपको बताया था, मैंने अपने लेसन प्लान को 2 पार्ट में बताया है, एक तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार। तो अब हम पहले पार्ट में बता रहे हैं संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। अगर आप विशेषण का बता रहे हो तो आप लिख सकते हैं विशेषण का अर्थ एवं परिभाषा। अब व्यवहारिक उद्देश्य क्या होगा? नवीन ज्ञान की वृद्धि। अब बच्चों को ये ज्ञान नहीं है, तो अब हम वृद्धि करें, इंक्रीज करें उनका ज्ञान। तो आप कोई भी लेसन प्लान बनाएं, आप यही का यही लिख सकते हैं, नवीन ज्ञान की वृद्धि। अब आप जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चों आपको सबको पता है कि आगरा, क्योंकि आपने विकासात्मक जो पीछे प्रश्न पूछे थे कि आगरा एक स्थान का नाम है, बच्चों को पता था, तो आप यहीं से शुरू करते हैं कि बच्चों आपको पता है कि आगरा एक स्थान का नाम है, मोनू एक व्यक्ति का नाम है और बैग एक वस्तु है। ठीक है। अब दोबारे से जो है टीचर ने ये स्पष्टीकरण दिया है। जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या है, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और ये शिक्षण विधि कौन सी कहलाएगी? लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, क्योंकि टीचर यहाँ पे चीजों को समझा रहा है, तो इसलिए ये व्याख्यान विधि है। अब फिर उसने पहले स्पष्टीकरण दे दिया कि आगरा एक स्थान है, मोनू एक व्यक्ति है, बैग एक वस्तु है। अब वो संज्ञा की परिभाषा बताएगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उसने संज्ञा की परिभाषा बता दी, और छात्र क्या है, इस वक्त ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और ये कौन सी विधि है? ये विधि है आपकी व्याख्या। अगर आप यहाँ पे सर्वनाम की लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप परिभाषा में
सर्वनाम की डेफिनेशन बता सकते हैं। अगर आप वचन को पढ़ा रहे हैं तो आप वचन की डेफिनेशन बता सकते हैं। बाकी सब चीजें आपकी कॉमन ही रहेगी। अब जैसे ही आपने एक पार्ट खत्म किया, अब यहाँ पे आपने संज्ञा की डेफिनेशन दे दी है, तो अब आप चेक करते हैं कि बच्चों को ये समझ भी आ गया या नहीं आ गया। तो आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों के ज्ञान को समझने के लिए पूछ सकते हो। तो वो मूल्यांकन का प्रश्न होता है, वो एंड में पूछते हैं संज्ञा के उदाहरण बताइए, क्योंकि अगर बच्चे संज्ञा के उदाहरण बता रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को संज्ञा आ गई है। इसका आंसर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। जैसे विकासात्मक प्रश्न का आंसर लिखा था हमने, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न का हम आंसर नहीं लिखते हैं लेसन प्लान। अब आपका दोबारे से क्या होता है इसमें, अब आपका है इसमें लिखित, ये जो है लिखित आपका एवं निरीक्षण कार्य। अब आपने जब ये संज्ञा की डेफिनेशन बता दी, तो आप चाहें तो आप ये वाली स्लाइड लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लिखेंगे। अब आप उस डेफिनेशन को जो है एक ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। आपने परिभाषा लिखी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है शिक्षण की, श्यामपट्ट विधि। तो इसलिए आपने नीचे लिख दिया श्यामपट्ट विधि। अब छात्र क्या करें, वो श्यामपट्ट से देख के अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, और छात्र अध्यापक क्या करें, वो श्यामपट्ट पर लिखते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, लेखन कौशल का विकास। तो ये भी बहुत आपका इजी हो जाता है। आप कोई सा भी लेसन प्लान बना रहे हो, आप इसमें थोड़ा सा चेंज करके, जैसे आपने सर्वनाम पढ़ाया तो शिक्षण विधि में जो श्यामपट्ट बना रखा है उसमें सर्वनाम की डेफिनेशन लिख देंगे, विशेषण पढ़ा रहे हो तो विशेषण की डेफिनेशन लिख दोगे, बाकी आपका बिल्कुल सेम हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आपका दोबारे से फिर विकासात्मक प्रश्न आए। मैंने बताया था, मैंने संज्ञा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में संज्ञा की डेफिनेशन बताई, दूसरे में संज्ञा के प्रकार बताएंगे। तो इसलिए दोबारे से जैसे ही आप पाठ शुरू करते हो तो आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हो, तो उसमें वही लिखना है, व्यवहारिक उद्देश्य नवीन ज्ञान का प्रसार करना। यही हमने पहले भी लिखा था और यही हम अब लिखेंगे। अब संज्ञा के प्रकार से रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमने एक ब्लैक बोर्ड पे शिक्षण विधि में लिख दिया, मोहन अपने दोस्तों के साथ आगरा में ताजमहल देखने गया। क्या लिखा हमने, मोहन अपने दोस्तों के साथ आगरा में ताजमहल देखने गया। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, मैं दिल्ली में जो हूँ अपनी बहन के साथ लाल किला देखने गया, कुछ भी लिख सकते हो। या मैं हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे गया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आपने श्यामपट्ट पे लिख दिया, तो इसलिए हमने नीचे लिखा, हमने कौन सी विधि यूज करी है, श्यामपट्ट विधि। अब ये जो हमने श्यामपट्ट पे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज करी है, प्रश्नोत्तर विधि। तो दो शिक्षण विधि यूज करी है, एक तो श्यामपट्ट विधि और दूसरी प्रश्नोत्तर विधि। अब विकासात्मक प्रश्न में क्या पूछा हमने, बच्चों मोहन, अब ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, तो आपने उसमें से कुछ वर्ड छाटे। मोहन, दोस्तों, आगरा, ताजमहल किस तरह के शब्द हैं, आपने पूछा ये शब्द कौन से हैं। अब बच्चों को संज्ञा की डेफिनेशन तो पता है, तो बच्चे आराम से कहेंगे ये सब संज्ञा के हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अब आप क्या पढ़ाने वाले हो, संज्ञा के प्रकार, तो आपने संज्ञा के प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं। अब बच्चों ने तो ये पढ़ा नहीं है संज्ञा के प्रकार, उन्होंने तो सिर्फ संज्ञा पढ़ा है, तो इसलिए बच्चे इसका कोई उत्तर नहीं देते। तो ये क्लियर हो गया कि आपने कैसे विकासात्मक प्रश्न बनाए। आप कोई सा भी टॉपिक ले रहे हो, सिर्फ ये छात्र अध्यापक क्रियाएं चेंज होंगी, बाकी आपका थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, जो आप बहुत आसान से कर सकते हो। अब हम इसमें हमने दूसरा पार्ट किया था संज्ञा के प्रकार, तो अब हम संज्ञा के प्रकार शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, और उद्देश्य वही होता है नवीन ज्ञान की वृद्धि। पहले भी जब हमने संज्ञा की डेफिनेशन बताई थी तब भी लिखा था नवीन ज्ञान की वृद्धि, और अब भी आप यही लिखेंगे कि हम नया ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, तो नवीन ज्ञान की वृद्धि। अब छात्र अध्यापक इसमें क्या है, बच्चों को पढ़ाएगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जातिवाचक क्या होता है, जो किसी जाति का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है। मतलब अगर हम कहें नदियां, तो नदी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें गंगा,
जमुना, तो इसका मतलब स्पेसिफिक, व्यक्ति विशेष का बोध करा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। पदार्थवाचक, जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, जैसे दूध हो गया आपका, हल्दी हो गई, तो ये क्या है, किसी पदार्थ का बोध करा रहे हैं, तो पदार्थवाचक। फिर है आपका समूहवाचक, जो समूह का वो कराते हैं, जैसे कि झुंड, झुंड में क्या होता है, पक्षी एक साथ बैठते हैं, तो झुंड क्या हुआ, समूह को बता रहा है। या भीड़, भीड़ क्या बता रही है, लोगों के उसको बता रही है कि यहाँ पे क्राउड है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर है भाववाचक, जो किसी भाव का बोध कराते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, मेहनत। तो छात्र ने ये सारा बताया। अब ये कौन सी विधि है, ये स्पष्टीकरण हो रहा है, तो इसलिए ये व्याख्यान विधि है। अब छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो ये हो गया आपका संज्ञा के प्रकार। तो आपने देखा, अगर आप विशेषण पढ़ाएं और या आप सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, कारक पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ छात्र अध्यापक क्रियाओं में तो आपको पता ही है कि क्या बताना है, वो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब फिर आपका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है कि अब आप देखते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, क्या उसे वो ज्ञान उसके दिमाग में आ भी गया है या नहीं। तो आप मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाता है, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण। अर्जित में जो ज्ञान आपने क्लास में सीखा है वो परमानेंट भी हो गया आपके दिमाग में या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए अब छात्र अध्यापक क्या करेंगे, छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। शिक्षण विधि इसमें क्या होगी, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न विधि। अब छात्रों ने कौन कौन से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक ने, ये मूल्यांकन में आप लिखेंगे। जैसे उन्होंने उसके प्रकार बताए थे संज्ञा के, तो आपने पूछे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छाई और मेहनत किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जरूरी नहीं है आप यही क्वेश्चन लिखें, आप कोई और क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप मूल्यांकन में तो जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब इनका आंसर यहाँ पे लेसन प्लान में आप छात्र क्रियाओं में नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ प्रस्तावना के आंसर देंगे छात्र, और विकासात्मक प्रश्नों के आंसर छात्र क्रियाएं में आएंगे। मूल्यांकन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर छात्र क्रियाओं में नहीं आएंगे। अब लास्ट पॉइंट है इसका गृह कार्य। अब गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है कि स्व अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास। गृह कार्य क्या होता है, आप घर के लिए देते हो, तो घर पे बच्चा खुद पढ़ता है और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखेगा, तो उसे खुद पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो आप कोई सा भी लेसन प्लान बना रहे हो तो गृह कार्य में आप ये लिख सकते हैं। अब छात्र अध्यापक बच्चों को क्या कहेगा, वो गृह कार्य देगा। वो कहेगा कि छात्रों को आप संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार लिखकर लेकर आएंगे। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, जिस पे भी लेसन प्लान बना रहे हो, उससे रिलेटेड आप गृह कार्य दे देंगे। छात्र क्या करेंगे, जो भी टीचर ने, प्यूपल टीचर ने गृह कार्य दिखाया, उस गृह कार्य को वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब शिक्षण विधि यहाँ पे कोई नहीं है और मूल्यांकन भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने 14 शिक्षण बिंदु बनाए थे, उन 14 शिक्षण बिंदु पे हम एक एक करके आराम से लिख सकते हैं। तो आज का जो मैंने लेक्चर दिया है, अब आपको ये बहुत आसान से आ गया होगा कि कोई भी टॉपिक ले ले, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ एक लेसन प्लान अगर हमें अच्छे से समझ आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही हमें लिखना है। थोड़ा बहुत जो हमारा टॉपिक चेंज होता है उसके हिसाब से अलग अलग करना है। तो मैं ये 14 बिंदु दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आपको कक्षा और पाठ का विवरण देना है, फिर आपको सामान्य उद्देश्य बताने हैं, फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य बताने हैं, फिर आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान देखना है, फिर आपको देखना है कि सहायक सामग्री जो हम क्लास में लेके जाएंगे वो क्या है। इसके बाद आप प्रस्तावना क्वेश्चन बच्चों से पूछोगे, फिर आप उद्देश्य कथन बताओगे, फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, फिर आपको जो पढ़ाना है वो आप स्पष्टीकरण देंगे। अगर आपने अपने लेसन प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो फिर आप दोबारा से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर इस टॉपिक का स्पष्टीकरण देंगे, फिर आप लिखित कार्य शाम पट पे देंगे बच्चों को लिखने के लिए, फिर आप मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में आप गृह कार्य करेंगे। तो मैंने जितने भी व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, सब बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है, और आप ग्रामर से रिलेटेड कोई भी बनाए तो आप सब में यही चीजें लिख सकते हैं। सिर्फ आपको चेंज कहाँ करना है, जहाँ आपके प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन है, जहाँ आपके विकासात्मक प्रश्न है।
सिर्फ उन क्वेश्चन को आपको अपने मन से लिखना है। बाकी जब आप एक बार क्वेश्चन बना लेते हो तो जो छात्र क्रियाओं में आंसर है वो आप आराम से लिख सकते हो। बाकी टॉपिक के हिसाब से जो भी आप पढ़ा रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, वो उसके हिसाब से आप देंगे। तो आई होप कि आज आपको हिंदी का जो लेसन प्लान है वो आप अच्छे से आ गया होगा। आज मैंने आपको संज्ञा पे दिया, आप किसी भी ग्रामर के टॉपिक पे बना सकते हो। और अब आपको ये इतना इजी लग रहा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब हम किसी भी फ्रेंड को अच्छे से समझा सकते हैं। और जब हमारा पेडागॉजी का एग्जाम होगा तो हमारे पूरे पूरे मार्क्स इसमें आएंगे। आई डू होप कि आपको ये लेक्चर बहुत आसान और बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल